नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पंजाब में कांग्रेस का मामला सुलझा या अभी उलझा हुआ है, इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री चन्नी और सिद्धू के बीच मीटिंग खत्म हुई है। 2 घंटे चली मीटिंग में सुलह के फॉर्मूले पर बात हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अभी कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है, जबकि कुछ मुद्दों पर बन गई है। बड़ी खबर यह है कि मीटिंग के बाद एक कमेटी गठित की गई है जो मतभेद के मुद्दों पर विचार विमर्श करेगी। कमेटी में सीएम चन्नी, सिद्धू, कांग्रेस पार्टी के एक महासचिव होंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 4 अक्टूबर से पहले विवाद को सुलझा लिया जाएगा। तो क्या निकला मुलाकात से? कमेटी निकली है मुलाकात से। इस मुलाकात के बाद अब यह तय किया गया है कि 3 लोगों की एक कमेटी होगी जो विचार विमर्श करके हर मुश्किल में सुलह निकालने का रास्ता सुझाएगी। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी से खबर पर लगातार बनी हुई है। मौसमी सिंह, थम्स अप किया था आपके सामने चरणजीत सिंह चन्नी ने, लेकिन मुलाकात हुई, क्या बात हुई? कमेटी निकली, यानी अब कमेटी बैठेगी। अब यह तय होगा कि हर मुश्किल पर एक सुलह का रास्ता निकाला जाए। मामला क्या सुलझता दिख रहा है या और उलझ गया है? अंजना, महत्वपूर्ण बात यह है कि किस तरह से एक फेस सेवर आप कह लीजिए इसको, क्योंकि डैमेज इतना हो गया था। किसी ब्लैक और वाइट सोल्यूशन पे आते तो उससे या तो सीएम की किरकिरी होती, या फिर पार्टी आलाकमान की किरकिरी होती, या फिर नवजोत सिंह सिद्धू की किरकिरी होती। और क्योंकि अहम की लड़ाई है, ईगो क्लैश है, तो बात बनती नहीं। इसीलिए ये समाधान निकाला गया, खोदा पहाड़ निकली चुइया, ये कह लीजिए, या तो वाकई में एक बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक कह लीजिए। 4 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक है, ये टाइमलाइन है इस कमेटी की, एक महासचिव इसमें होंगे। ये महत्वपूर्ण बात है कि जिन अफसरों को लेके विवाद चल रहा है, अब नए नाम सुझाए जाएंगे। जिनको लेके विवाद चल रहा है उनकी रिपोर्ट कार्ड मंगाई जाएगी और ये कमेटी इस पर पूरा विचार विमर्श करेगी। हरीश रावत भी शायद कल चंडीगढ़ आएंगे, तो अगले 3-4 दिन तय करेंगे कि पंजाब कांग्रेस की राजनीति की दिशा दशा क्या होगी। धन्यवाद आपका मौसमी सिंह। बनाए रखिए नजर, पंजाब की गतिविधियों पर नजर बनाने के लिए मौसमी सिंह चंडीगढ़ पहुंची हुई हैं। हर पल की खबर वो दे रही हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आज पंजाब से आई। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2 बड़े ऐलान कर दिए हैं। पहला ऐलान कांग्रेस छोड़ने का, दूसरा ऐलान बीजेपी नहीं ज्वाइन करने का। साफ कर दिया, बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा। आज पंजाब में बदले सियासी समीकरणों की व्याख्या हम करेंगे। दिल्ली की इन तस्वीरों के पंजाब की सियासत में बड़े मायने हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह बिना कुछ बोले दिल्ली से लौट गए, लेकिन चंडीगढ़ पहुंचते ही कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया। मैंने कह दिया, दोपहर को आपने सुना होगा कि आई विल बी लीविंग द कांग्रेस पार्टी। ये उसका कोई कनेक्शन नहीं था, ये कोई और बातें थी जो मैं सुबह भी कह चुका हूँ कि जो कई इश्यूज हैं सिक्योरिटी के वगैरह, जो मैं उनसे बात की। एक लाइन में समझें तो कैप्टन और कांग्रेस की राह जुदा हो गई है। बड़ी बात यह है कि पंजाब में आने वाले दिनों में भी कैप्टन बनाम सिद्धू की जंग जारी रहेगी, ये ऐलान कर दिया। सिद्धू इज नॉट द राइट मैन फॉर पंजाब, एंड अगर वो लड़ेगा, जहाँ से भी लड़ेगा, मैं उसको नहीं जीतने दूंगा। सिद्धू का काम है पार्टी चलाना, चरणजीत चन्नी का काम है गवर्नमेंट चलाना, और गवर्नमेंट चलाने को इंटरफेरेंस कभी नहीं होती। मैंने अपने टाइम में 2 बार गवर्नमेंट चलाई है, 3 बार मैं पीसीसी प्रेसिडेंट रहा हूँ। एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन है चरणजीत चन्नी का, जो चीफ मिनिस्टर है, नॉट सिद्धू। कैप्टन ने साफ कर दिया है कि हाथ को झटक कर अभी वो कमल नहीं खिलाने वाले। कैप्टन कई लोगों के अरमानों पर झाड़ू फेर सकते हैं, सियासी तराजू पर तोल मोल भी कर सकते हैं। यानी पंजाब की सियासत में अलग थलग पड़ने के बाद भी कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने लिए नए विकल्प तलाश रहे हैं। कैप्टन साहब, आपने कहा कि आप जो है कांग्रेस से अलग हो जाएंगे, कब आप इस्तीफा जो है वो भेज रहे हैं सोनिया गांधी को? अप्रोप्रिएट टाइम पे बताऊंगा आपको। डोभाल साहब हमारे एनएसए हैं,
मैटर्स रिलेटिंग टू सिक्योरिटी हैं जो मैं आपके साथ नहीं शेयर करूंगा, लेकिन मैं 4 साल से देख रहा हूं क्या हो रहा है पंजाब में और उनके साथ शेयर किया है। डेली ड्रोन्स आ रही हैं, जो ड्रोन पकड़े जाते हैं ठीक है, जो नहीं पकड़े जाते वो कहाँ जा रहे हैं, क्या काम है उनका, कौन उठा रहा है उनको, ये सारी बातें नेशनल सिक्योरिटी के साथ हैं। क्या नई पार्टी बनाएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह? क्या भविष्य में बीजेपी में शामिल होंगे कैप्टन? क्या कांग्रेस छोड़कर सियासत से संन्यास लेंगे? आज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया है कि बीजेपी नहीं ज्वाइन करने जा रहे हैं, लेकिन ऐलान से पहले जो तस्वीरें सामने आई दिल्ली दौरे के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह की मीटिंग की जो डिटेल सामने आई, उससे संकेत यही मिला कि कैप्टन और बीजेपी के बीच कोई सियासी खिचड़ी पक रही है। अगर गृह मंत्री अमित शाह और अमरिंदर सिंह के बीच कोई सियासी डील नहीं हुई तो मुलाकात की वजह क्या थी? आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा और सतेंद्र चौहान की मीटिंग से जुड़ी कुछ डिटेल्स वाली ये रिपोर्ट जरा देखिए, आपको दिखाते हैं आखिर कैप्टन की निगाहें कहां हैं और निशाना कहां पर है। कांग्रेस में क्राइसिस और पंजाब के सियासी ड्रामे की पूरी स्क्रिप्ट समझने के लिए आज आपको कैप्टन अमरिंदर सिंह की दिल्ली में हुई 2 बड़ी मुलाकात को डिकोड करना होगा। पहली मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह के साथ, दूसरी मुलाकात एनएसए अजीत डोभाल के साथ। बीजेपी में कैप्टन अमरिंदर सिंह के जाने की खबरों को इन्हीं मुलाकातों से हवा मिली। आखिर गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल से हुई मुलाकात की इनसाइड स्टोरी क्या है, आपको बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह से 2 मुद्दों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात हुई। पहला, नए कृषि कानूनों को लेकर, जिसमें किसान आंदोलन पर लंबी चर्चा हुई। वहीं मीटिंग का दूसरा मुद्दा था बॉर्डर स्टेट पंजाब की इंटरनल सिक्योरिटी का। अगर बात एनएसए अजीत डोभाल से कैप्टन की मुलाकात की करें तो ये मीटिंग भी पंजाब की सिक्योरिटी से जुड़े खुफिया दस्तावेजों और इनपुट को लेकर हुई। सूत्रों के मुताबिक पंजाब की सिक्योरिटी को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कुछ दस्तावेज एनएसए को सौंपे हैं। ये दस्तावेज नवजोत सिंह सिद्धू से जुड़े हो सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात के बाद ये तो साफ हो गया है कि अब इंटरनल सिक्योरिटी के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को लेकर कांग्रेस आलाकमान पर हमले किए जाएंगे। लेकिन अब देखना यह है कि इस मुसीबत से कांग्रेस आलाकमान किस तरीके से पार पाती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पाकिस्तान से रिश्तों को लेकर सिद्धू को कई बार घेर चुके हैं। तो क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात के पीछे की रणनीति कांग्रेस की घेराबंदी है? नंबर 1, सिद्धू को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते। नंबर 2, सिद्धू के पाकिस्तान से रिश्तों पर सवाल। नंबर 3, सिद्धू के खिलाफ कैप्टन के पास सबूत है। अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुलकर कुछ नहीं बोला, लेकिन उनके पास क्या विकल्प हैं, हम आपको बताते हैं। विकल्प नंबर 1, नई पार्टी का ऐलान करेंगे। लेकिन नई पार्टी बनाने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पहली चुनौती उनकी उम्र है। दूसरी चुनौती पंजाब की सियासत में सबसे बड़ा चेहरा नहीं। तीसरी चुनौती पूरे प्रदेश में कांग्रेस से अलग अपना कैडर नहीं है। चौथी चुनौती कांग्रेस से अलग अपनी सियासी पहचान नहीं। पांचवी चुनौती जनाधार वाले नेता नहीं है। कांग्रेस के अंदर भी कैप्टन की स्वीकार्यता नहीं है। कोई भी एमएलए या मंत्री सपोर्ट में नहीं आया। सपोर्ट में आता तो पंजाब कांग्रेस टूट नहीं जाती। विकल्प नंबर 2, बीजेपी में शामिल होना। भले ही अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी में शामिल होने से इनकार किया है, लेकिन आने वाले दिनों में उनके लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हैं। अगर बीजेपी के साथ गठबंधन भी करते हैं अपनी पार्टी बनाकर, तो भी कैप्टन की राह आसान नहीं होगी। चुनौती नंबर 1, कृषि कानून को लेकर किसानों का क्रोध। चुनौती नंबर 2, बीजेपी का पंजाब में कैडर नहीं है। चुनौती नंबर 3, पंजाब में बीजेपी से बड़े उलटफेर की उम्मीद नहीं है। चुनौती नंबर 4, 5 साल के शासन की सत्ता विरोधी लहर। इसके पीछे की कहानी यह है कि जब तक किसानों से संबंधित कृषि बिलों को वापस नहीं लिया जाता या फिर किसानों के आंदोलन को समाप्त करने का बीच का रास्ता नहीं निकल जाता,
तब तक अमरिंदर सिंह का बीजेपी में शामिल होने से ना तो अमरिंदर सिंह को कोई फायदा है, ना ही बीजेपी को। अब देखना यह है कि अमरिंदर सिंह की राजनीतिक भविष्य क्या होगा, क्योंकि अभी तो ये ट्रेलर था, पूरी फिल्म आना अभी बाकी है। हालांकि कैप्टन के सियासी सफर को देखें तो वो कांग्रेस से पहले अकाली दल में रहे, खुद भी पार्टी बनाई, लेकिन सियासत के शिखर की सीढ़ियां कैप्टन ने कांग्रेस के दम पर चढ़ी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 1980 में राजीव गांधी के कहने पर पहली बार चुनाव लड़ा और लोकसभा सांसद बने। हालांकि ऑपरेशन ब्लू स्टार से आहत होकर कैप्टन कांग्रेस छोड़कर अकाली दल में शामिल हो गए। अकाली दल के टिकट पर 2 बार एमएलए बने, बादल सरकार में मंत्री रहे। साल 1992 में अकाली दल ने टिकट नहीं दिया तो नाराज होकर अकाली दल पंथक नाम से नई पार्टी बना ली। 1998 के विधानसभा चुनाव में कैप्टन की पार्टी कुछ खास नहीं कर सकी और खुद कैप्टन को उनकी सीट से सिर्फ 856 वोट मिले। साल 1998 में सोनिया गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली, जिसके बाद कैप्टन ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। आने वाले समय में कैप्टन अमरिंदर सिंह या तो किसी दूसरी पार्टी में जा सकते हैं या फिर अपनी खुद की पार्टी बना सकते हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जब तक कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ते हैं तब तक वो कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। और कहा यह भी जा रहा है कि अपनी किसी पार्टी में जाने से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी में बगावत कर एक बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी का कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी कम से कम कैप्टन अमरिंदर सिंह के नए मोर्चे या नई पार्टी के सामने खड़ी ही ना हो सके। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सतेंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस को टाटा बाय बाय कह दिया, लेकिन अब सिद्धू और चन्नी के बीच हुई मीटिंग की इनसाइड स्टोरी आपको दिखाते हैं जरा। आज पंजाब से कांग्रेस के लिए राहत की खबर आई। 2 दिन पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया था। आज मुख्यमंत्री के बुलावे पर सिद्धू बातचीत के लिए चंडीगढ़ के पंजाब भवन पहुंचे। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच 2 घंटे तक बात हुई। अंदर से खबर यही आई है कि सिद्धू मान गए हैं। मामले की पेचीदगी को देखते हुए पार्टी आलाकमान भी हस्तक्षेप करते हुए नहीं दिखना चाहता था, इसलिए जिम्मेदारी पंजाब के मुख्यमंत्री को दी गई। फिर क्या था, 48 घंटे की नाराजगी 2 घंटे की मुलाकात में दूर की गई। मगर पंजाब की उठापटक को देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि ये सुलह सतह पे है या फिर जय वीरू की तरह ये जोड़ी और ये दोस्ती लंबी चलेगी। सिद्धू के इस्तीफे के बाद ही आलाकमान ने बड़ा संदेश दे दिया था। इस बार जो बात होगी वो बात पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह करेंगे। आलाकमान के तेवरों को देखकर सिद्धू के तेवर ढीले हो गए थे। मुलाकात से पहले सिद्धू ने ट्वीट किया था, मुख्यमंत्री ने मुझे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। आज दोपहर 3 बजे पंजाब भवन चंडीगढ़ में मुलाकात होगी। किसी भी चर्चा के लिए उनका स्वागत है। दरअसल 3 मुद्दों पर मतभेद को लेकर सिद्धू ने इस्तीफा दिया था। बीते दिन मुख्यमंत्री चन्नी ने सिद्धू से फोन पर बात की और संकेत दिया कि वो कुछ नियुक्तियों पर पुनर्विचार कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अब सुलह का फॉर्मूला खोजा गया है। विवाद नंबर 1, महाधिवक्ता एपीएस देओल की नियुक्ति। सुलह का फॉर्मूला, बेअदबी केस में देओल का रोल नहीं होगा। विवाद नंबर 2, डीजीपी आईपीएस सहोता की नियुक्ति। सुलह का फॉर्मूला, सहोता की नियुक्ति अभी अस्थायी है। विवाद नंबर 3, चन्नी सरकार में मंत्री राणा गुरजीत सिंह। सुलह का फॉर्मूला, मंत्री को हटाने पर विचार होगा। ये तीनों टॉप मुद्दे थे जिसके चलते सिद्धू ने इस्तीफा दिया था, लेकिन अब सुलह करीब करीब हो गई है, यानी सिद्धू पंजाब के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। सतेंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। पंजाब में एक और सियासी खेल चल रहा है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लुधियाना में थे। आज केजरीवाल ने पंजाब की पॉलिटिक्स में नया दाव चला, दाव मुफ्त इलाज का। क्या चुनाव में मुफ्त बिजली और मुफ्त इलाज का चुनावी वादा आम आदमी पार्टी को जीत दिला पाएगा? देखिए। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला।
आज राष्ट्रभक्ति के तराने पर अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में अपने चुनावी अभियान की प्रस्तावना पढ़कर सुनाई। केजरीवाल की चुनावी प्रस्तावना में भविष्य की संभावनाएं हैं। मुझे बेहद खुशी है कि इतने मायूसी के माहौल में भर्ती की जाएगी। इतने मायूसी के माहौल में जब इतनी राजनीतिक अस्थिरता है, एक आशा की किरण आम आदमी पार्टी के रूप में दिखाई देती है कि कम से कम एक तो पार्टी है जो पंजाब के लोगों की सोच रही है। पंजाब के लोगों से अपनी आकांक्षाएं हैं। सारा होमवर्क करके लाता हूं, इसमें मैं और भी बड़ी बड़ी चीजें कर सकता था। मैं वही चीजें लिख के लाया हूं जो मैंने दिल्ली में करके दिखाई हैं। अब पंजाब में और ज्यादा करेंगे तो दिल्ली वालों को जाके कहेंगे पंजाब में कर दिया, अब दिल्ली में भी करेंगे। तो वहीं विरोधियों की चाल और चरित्र को लेकर नई नई आशंकाएं हैं। इन लोगों ने सरकार का तमाशा बना दिया है। सत्ता की गंदी लड़ाई चल रही है। हर उनका नेता सीएम बनना चाह रहा है। आपस में इतनी जबरदस्त लड़ाई चल रही है कि सरकार बिल्कुल गायब है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम अपनी समस्याएं लेके किसके। केजरीवाल ने पंजाब कांग्रेस में चल रहे सियासी घमासान पर निशाना साधा। बोले आम आदमी पार्टी पंजाब के विकास के बारे में सोच रही है और विरोधी कुर्सी के खेल में पंजाब का तेल निकाल रहे हैं। तो एक तरफ जहां सत्ता की गंदी लड़ाई चल रही है, दूसरी पार्टियों में भ्रष्टाचार और सत्ता का गंदा नाच चल रहा है। दूसरी तरफ वहीं एक आम आदमी पार्टी है जो पंजाब के विकास और पंजाबियों की तरक्की के लिए दिन रात प्लानिंग कर रही है। अब सब लोग कह रहे हैं और पूरा पंजाब तैयार है कि चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनेगी। हम आपको केजरीवाल की चुनावी गारंटी के बारे में बताएंगे। उससे पहले सुनिए सिद्धू को लेकर चल रही कयासबाजी पर क्या बोले। चंद दिनों पहले तक आम आदमी पार्टी को सिद्धू में राखी सावंत का कैरेक्टर नजर आ रहा था, लेकिन आज सिद्धू के नाम पर केजरीवाल ने भविष्य के दरवाजों को खुला रखा। वो मेरे से पूछ रहे हैं क्या सिद्धू साहब पार्टी में आ रहे हैं। ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, काल्पनिक क्वेश्चन है। कभी भी अगर कुछ ऐसा होगा सबसे पहले आप ही को बताएंगे। केजरीवाल सियासत के मजे हुए खिलाड़ी हैं, तभी तो न सिद्धू को लेकर लाइन क्लियर की और न ही पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम के चेहरे को लेकर स्थिति स्पष्ट की। हमारी पार्टी में कोई भी व्यक्ति, मैंने कई बार बोला है, कोई पद और उसके लिए नहीं आया। सब लोग समाज के लिए और देश के लिए आए हैं। समय आने पे मैंने बार बार बोला है, आपको अच्छा सीएम देंगे, अच्छा फेस देंगे, कोई भी हो सकता है वो। अभी हम इसके बारे में सोच नहीं रहे हैं। पहले पंजाब की सियासी घटनाक्रम पर केजरीवाल ने विपक्ष को घेरा, फिर वोटरों को अपनी चुनावी गारंटी वादे से जोड़ा। केजरीवाल ने पंजाब के लोगों को बड़ा भरोसा दिया। कहा पंजाब में हर परिवार को इलाज की चिंता नहीं करनी होगी। जैसे ही पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, केजरीवाल की 6 गारंटी लागू हो जाएंगी। तो सुना आपने अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल पंजाब चुनाव में अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। उन्होंने सिद्धू पर कुछ नहीं बोला। वहीं दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिर देश की सबसे पुरानी पार्टी का संकट खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा? बारी बारी से क्यों नेता छोड़ रहे हैं पार्टी? देखिए। इधर कांग्रेस में नए युवा चेहरों की दमदार एंट्री हुई। उधर कांग्रेस की ओल्ड ब्रिगेड ने एक बार फिर पार्टी की तरफ जुबानी गोले दागने शुरू कर दिए। एक बार फिर कांग्रेस में पुराने बनाम नए की सियासी जंग तेज हो गई। टाइमिंग को देखें तो पर्दे के पीछे का सियासी गेम समझना मुश्किल नहीं। ये तो साफ जाहिर है कि कांग्रेस का कोई अभी इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी निर्णय तो कोई ले ही रहे हैं ना। तो ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, तो उसके बारे में आगे बात करने का कोई औचित्य नहीं है। तो सर क्या जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो निर्णय गलत लिए जा रहे हैं क्या? इसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं कुछ कहूंगा। गलत हो सही हो, ये चर्चा वर्किंग कमेटी में होनी चाहिए या कहीं और हो।
पहले कपिल सिब्बल ने करंट क्राइसिस पर प्रेस वार्ता की, बारी बारी से पार्टी छोड़ रहे नेताओं का दुखड़ा सुनाया। आलाकमान के नाम नाकामी का सर्टिफिकेट जारी करने में देर नहीं करते। हमला आलाकमान पर था, लिहाजा कांग्रेस वर्कर्स की भावनाओं का आहत होना लाजमी था। हुआ भी वही। सिब्बल के बयान पर जब कांग्रेस वर्कर सवाल पूछते हुए प्रदर्शन करते हैं तो G23 ग्रुप सिद्धांतों और संस्कारों की किताब निंदा करने पहुंच गए। सिब्बल के घर हुए प्रदर्शन पर आनंद शर्मा ने ट्वीट करते हुए लिखा, कपिल सिब्बल के घर पर हमले और गुंडागर्दी की खबरें सुनकर स्तब्ध और निराश हूँ। इस तरह की हरकत पार्टी को बदनाम करती है और इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। कांग्रेस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हमेशा से पक्ष धर रही है। राय और धारणा के मतभेद लोकतंत्र के अभिन्न अंग हैं, लेकिन असहिष्णुता और हिंसा कांग्रेस के मूल्यों और संस्कृति से बिल्कुल अलग है। जिम्मेदार लोगों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें अनुशासित किया जाना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से संज्ञान लेने और कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह है। तो क्या G23 का अचानक एक्टिव हो जाना संयोग है या फिर नया प्रयोग? क्या ये माना जाए कि सिद्धू पर दाव लगाकर कांग्रेस अपने ही दाव में उलझ कर रह गई है और G23 को वार करने का मौका मिल गया है? या फिर कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी जैसे नई चेहरों की कांग्रेस में एंट्री से नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए? वही संभावनाएं जिसमें नए चेहरों के हाशिए पर खड़ी देश की सबसे पुरानी पार्टी में नई जान फूंकने का मादा है। के मूल्य निहित हैं और जब भगत सिंह कहते हैं कि आप व्यक्ति को कुचल सकते हैं, विचारों को नहीं। आप बम और पिस्तौल से कभी इनकलाब नहीं ला सकते हैं। उस साहस की जरूरत है हमको। मुझे नहीं लगता है, मेरे बहुत सारे राजनीतिक दोस्तों को यह लगता है। मुझे लगता है कि यह देश 47 से पहले वाली स्थिति में चली गई है, लेकिन जिनको लड़ना है उनके पॉलिटिकल इमेजिनेशन में आज भी हर कोई अपना अपना शोरूम बचाने के चक्कर में है। रे भाई, मॉल में आग लग गया है, दुकान बचाओगे? बीते 7 सालों में एक दो नहीं बल्कि कांग्रेस के 177 सांसदों विधायकों ने पार्टी छोड़ी, लेकिन कांग्रेस आज भी विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है। याद करिए, 2019 में मिली चुनावी हार के बाद राहुल गांधी ने कई कांग्रेस दिग्गजों की वर्किंग स्टाइल को लेकर सवाल उठाए थे। कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते वक्त उन्होंने बड़े नेताओं के प्रति अपनी चिढ़ खुलकर जाहिर की थी। उस वक्त राहुल गांधी ने पी चिदम्बरम, अशोक गहलोत, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह का नाम लेकर कहा था कि वो पेटों को आगे बढ़ाने में लगे रहे और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लड़ाई में वो अकेले हैं। राहुल ने इशारा कर दिया था कि भावी कांग्रेस नेताओं में वो क्या तलाश रहे हैं। बीजेपी की मशीनरी को सीधी चुनौती देने के लिए उन्हें कैसे चेहरे चाहिए, अपनी इस तलाश में वो बाहर से प्रतिभाएं आयात करने को भी तैयार हैं। नाना पटोले को पार्टी में बीजेपी से आने के 3 साल के अंदर ही महाराष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। संदेश साफ है कि कांग्रेस में ओहदा परफॉर्मेंस बेस हो। इसी कड़ी में कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी नए नाम हैं। बड़ी खबर इस वक्त स्पेशल रिपोर्ट में आ रही है, जिसके साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। इस वक्त मुंबई से, महाराष्ट्र से आती हुई बड़ी खबर, परमबीर सिंह के गायब होने पर सख्त है महाराष्ट्र सरकार। पूर्व पुलिस कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी तक की जानकारी यही है कि परमबीर सिंह की तलाश जारी है। ये दिलीप पाटिल की तरफ से बयान आया है। विवेक हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। परमबीर सिंह के विदेश भागने का शक दिलीप पाटिल ने जाहिर किया है। इसको किस तरह से देखें? कितने दिनों से उनको तलाशने की कोशिश हो रही है और जाहिर तौर पर अब सरकार इसको लेकर सख्त हो रही है। जी, आपको बता दें कि 29 अगस्त को परमबीर सिंह जो कि छुट्टी पर गए थे, तब से उनका कोई भी संपर्क महाराष्ट्र सरकार से नहीं हुआ। और उसके बाद चांदीवाल कमीशन जो है, जो बिठाई गई है महाराष्ट्र सरकार द्वारा, उन्होंने भी बेलेबल वारंट परमबीर सिंह के नाम पर निकाला था और वो भी सर्व करने के लिए सीआईडी के अफसर चंडीगढ़ गए हुए थे, पर वहां पर वो परमबीर सिंह को नहीं ढूंढ पाए। और उसके बाद अब जाकर ये पता चल रहा है, ये अंदेशा जताया जा रहा है कि क्या परमबीर सिंह देश छोड़कर चले गए हैं, ऐसा शक जताया जा रहा है। इसी पर जो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं दिलीप वलसे पाटिल, उनका ये कहना है कि अगर परमबीर सिंह बिना परमिशन के देश के बाहर गए हैं तो ये गलत बात है। उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इस पर एक्शन लिया जाएगा और इसके तहत जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो भी उनके ऊपर की जाएगी। उन पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उस दौरान वो बिना परमिशन लिए, बिना इन्फॉर्म किए अगर देश के बाहर गए हैं तो उन पर कड़ी एक्शन ली जाएगी और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी
चलाई जाएगी उनके खिलाफ। दिवेश, हम आएंगे इस खबर पर, लगातार हम बने हुए हैं, जल्दी से आपको सुनाते हैं क्या कहा है महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने। खबर बड़ी होती चली जा रही है। पूर्व कमिश्नर मुंबई के, उनका अभी पता ठिकाना नहीं चल रहा है, उनको तलाश रही है और वहां की राज्य सरकार इस पर सख्त हो रही है। गृह मंत्री क्या कह रहे हैं महाराष्ट्र के, सुनिए। कार्रवाई तो होती रहेगी, कार्रवाई अलग अलग कारण से होती रहेगी। एक तो डिसिप्लिनरी एक्शन की कार्रवाई हो सकती है, या विदाउट परमिशन एब्सेंट रहने की कार्रवाई हो सकती है। अभी वो कार्रवाई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उनका इधर आना ये इम्पोर्टेंट है। और उन्होंने जो यहाँ पे जो प्रश्न खड़े किए हैं वो प्रश्न का हिसाब उनसे लेना जरूरी है। तो इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। परमबीर सिंह के गायब होने पर सख्त है महाराष्ट्र सरकार। और अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबर का, जिसको लेकर आज दिन भर बवाल रहा। मनीष गुप्ता का अंतिम संस्कार मौत के 53 घंटे बाद आज सुबह 4 बजे के आसपास किया गया। जी हां, सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इंसाफ दिलाने के लिए जिस तरह से परिवार तड़पा है वो अपने आप में दुखदाई है। सवाल यह है कि मनीष गुप्ता की गोरखपुर के होटल में 6 पुलिस वालों ने पीट कर जान आखिर क्यों ले ली। मनीष गुप्ता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी रोंगटे खड़े करने वाली है, जो बता रही है कि पुलिस वालों ने मनीष गुप्ता के साथ बर्बरता की है। फिर भी यूपी पुलिस के आला अफसर इन 6 पुलिस वालों को बचाने के लिए पूरी जुगत लगा रहे हैं, हथकंडे तमाम आजमा रहे हैं। कानपुर पुलिस लाइन में सीएम योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर उतरा और फटाफट योगी ने हेलीपैड पर ही मनीष गुप्ता के परिवार से मुलाकात की। उनकी मांग सुनी, वो क्या चाहते हैं और आश्वासन देकर चले गए। अब इसके आगे क्या होगा? क्या कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता को इंसाफ मिल जाएगा? क्या मनीष गुप्ता के हत्यारे पुलिस वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिल जाएगी? क्या योगी राज में गुंडागर्दी करने वाली यूपी पुलिस सुधर जाएगी? गोरखपुर के होटल में मनीष गुप्ता को यूपी पुलिस ने क्यों पीट कर मार डाला? क्या यूपी पुलिस अपना गुनाह कबूल कर लेगी? ये तमाम सवाल इसलिए हैं क्योंकि आज तीसरा दिन है। 27 सितंबर को मनीष गुप्ता के साथ गोरखपुर के होटल कृष्णा पैलेस में मार पिटाई की गई। 6 पुलिस वाले मनीष गुप्ता को इतना मारते हैं कि मनीष गुप्ता की मौत हो जाती है। उसके बाद 53 घंटे तक मनीष गुप्ता का शव लेकर परिवार इंसाफ की जिद लिए बैठा रहता है। 53 घंटे बाद एसपी, डीएसपी, डीएम, एडीजी, डीआईजी, आईजी सब मौन मुनव्वल के बाद मनीष गुप्ता का अंतिम संस्कार करवाते हैं। लेकिन 53 घंटे में मनीष गुप्ता केस में क्या हुआ? गोरखपुर से लेकर कानपुर तक केस की पूरी डिटेल क्या है? क्यों पति के शव को लेकर मनीष गुप्ता की पत्नी बैठी रही? 27 सितंबर की रात गोरखपुर के होटल कृष्णा में क्या हुआ था? उन 6 पुलिस वालों का क्या हुआ जिन्होंने मनीष गुप्ता को पीटा? आज हम आपको 27 सितंबर की रात गोरखपुर के होटल कृष्णा पैलेस के कमरा नंबर 512 की इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे। आखिर क्यों मनीष गुप्ता के कमरे में 6 पुलिस वाले घुसे और कैसे मनीष गुप्ता की कथित हत्या हुई? वो मनीष गुप्ता जिसका एक 4 साल का बेटा है, वो मनीष गुप्ता जो अपने परिवार का इकलौता बेटा था, आखिर मनीष गुप्ता को क्यों मार दिया गया? ये नॉर्मल घटना नहीं है, उसको वो बहुत लाइट नहीं ले सकते हैं। एक पुलिसकर्मी, 6 पुलिस कर्मियों ने एक निर्दोष की हत्या करी है और वो निर्दोष भी एक ऐसा है जिसके घर पे कोई नहीं है उसके अलावा। तो मुझे नहीं लगता है सीएम महोदय इसको बहुत हल्के में लेंगे। इस पूरे केस में गोरखपुर पुलिस का रवैया क्यों सवालों के घेरे में आया? सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं।
मनीष गुप्ता की मौत के कुछ ही घंटे बाद कानपुर के एसएसपी विपिन ताड़ा ने इसे एक दुर्घटना बता दिया। और तो और पुलिस का एक वीडियो जो सामने आया है वो भी यूपी पुलिस पर किसी कलंक से कम नहीं है। एक मासूम 4 साल के बच्चे की मां और पति की मौत पर इंसाफ मांगती है। पत्नी के साथ कैसे डीएम और एसएसपी मिलकर सौदेबाजी कर रहे हैं। निष्पक्ष तंत्र जांच करिएगा, इसके लिए मैं और कप्तान साहब स्वयं निगरानी करेंगे, ये मैं आपको आश्वासन दूंगा। मेरी बात इसमें रख लीजिए, मेरा अनुरोध मान लीजिए, मैं आपको एक बड़े भाई के कानून जो है इस पर आपको विश्वास और हमें भी, ठीक है, हम दोनों लोग मानते हैं। ये अनुरोध करूंगा कि विश्वास को आप मैं भी विश्वास रखता हूँ कि एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको प्रक्रिया पता नहीं कि सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं, वो गए थे वर्दी पहन के गए। अगर बताया ना कि क्यों हुआ है, रीजन तो मैंने आपको दिया है, इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप निलंबित कर दीजिए, मैंने कर दिया, और तब तक बहाल नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट ना मिल जाए, नौकरी में वापस। मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए। मुझे या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए, आप साफ सीधे समझिए। इस वीडियो में मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी अपने 4 साल के बेटे और बहनोई आशीष गुप्ता के साथ नजर आ रही हैं। वीडियो में ये जो बाकी 2 लोग हैं, इनमें एक है गोरखपुर के डीएम विजय करण आनंद और दूसरे हैं गोरखपुर के सबसे बड़े पुलिस अफसर यानी एसएसपी डॉक्टर विपिन टाड़ा। सिस्टम से जुड़े 2 ताकतवर अफसर इशारों में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुकदमा दर्ज करने से क्या फायदा होगा, बरसों कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने होंगे। जबकि मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी लगातार यही कहती रही कि 6 पुलिस वालों ने उसके पति की हत्या की है। और जब एफआईआर दर्ज हुई तो 6 पुलिस वालों के खिलाफ केस तो दर्ज किया गया, लेकिन एफआईआर में सिर्फ 3 पुलिस वालों का नाम था, बाकी 3 को अज्ञात बताया गया है। जिन लोगों के नाम एफआईआर में नामजद हैं, उनमें शामिल हैं रामगढ़ ताल एसओ जीएन सिंह, सब इंस्पेक्टर अक्षय मिश्रा और सब इंस्पेक्टर विजय यादव। बाकी 3 अज्ञात आरोपी कौन हैं? बात मीनाक्षी गुप्ता की तहरीर की करें तो उसमें से 3 पुलिस वालों का भी नाम शामिल है। सब इंस्पेक्टर राहुल दुबे, हेड कांस्टेबल कमलेश यादव और हेड कांस्टेबल प्रशांत कुमार। अब पीड़ित पक्ष की तहरीर और पुलिस की एफआईआर को देखा जाए तो मामले में कुछ लोचन नजर आता है, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि 27 से 28 सितंबर के दरमियानी रात को गोरखपुर के कृष्णा पैलेस होटल में 6 पुलिस वाले चेकिंग के नाम पर घुसे थे। मीनाक्षी की तहरीर में भी 6 पुलिस कर्मियों का जिक्र है। हत्या से जुड़ी आईपीसी की धारा 302 भी 6 आरोपियों पर लगाई गई है। तो फिर एफआईआर में आधे आरोपियों का नाम क्यों गायब है? सवाल ये है कि क्या ये पुलिस वालों को बचाने की कोशिश है? अभी कुछ नहीं हो रहा है, यही समझाया जा रहा है। आईजी डीआईजी आकर सिर्फ यही समझा रहे हैं कि केस वापस ले लो, एफआईआर मत करो, 6 घर बर्बाद हो जाएंगे। जो मेरा घर बर्बाद हो गया भैया, उसका क्या? तो सुना आपने, पीड़ित परिवार की माने तो आला अफसर सिस्टम की गंदगी साफ करने के बजाय गिद्ध की तरह मौत का सौदा करने में लगे हैं। मनीष गुप्ता की जान लेने वाले बेशक 6 पुलिस वाले हों, लेकिन कातिल गोरखपुर के एसएसपी और डीएम भी हैं, जो अपराधियों को सजा दिलवाने के बजाय सौदेबाजी करके केस को रफा दफा करने की कोशिश में जुटे हैं। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ रंजय सिंह और अभिषेक मिश्रा, कानपुर, आज तक। मनीष गुप्ता की पत्नी और परिवार इस बात पर अड़ गए कि पुलिस उनके केस में कुछ नहीं करेगी, जो करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ ही करेंगे, क्योंकि जिस यूपी पुलिस को सीएम योगी ने सीधे एनकाउंटर करना सिखाया है, उस यूपी पुलिस के खिलाफ इंसाफ भी वही दिलाएंगे। अब सीएम से आश्वासन तो मिला है, लेकिन यूपी पुलिस ने गोरखपुर के होटल में मनीष गुप्ता के साथ जो किया बहुत ही भयंकर है, दर्दनाक है। बड़ी बात यह है कि प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता को कहीं और नहीं बल्कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्म भूमि गोरखपुर में 6 पुलिस वाले मौत के मुंह में पहुंचा देते हैं, और इसलिए मनीष गुप्ता केस में सियासत हावी हो रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री योगी नाथ, इनके कार्यकाल में पुलिस रक्षा नहीं कर रही है, पुलिस लोगों की जान ले रही है। 27 सितंबर गोरखपुर का होटल कृष्णा पैलेस। 27 सितंबर को मनीष गुप्ता कानपुर से गोरखपुर आते हैं। अपने दोस्तों, बिजनेस पार्टनर प्रदीप चौहान और हरदीप सिंह के साथ तीनों गोरखपुर के रामगढ़ ताल इलाके में होटल कृष्णा पैलेस में रुकते हैं। तीनों दोस्त एक ही कमरे में रुके थे, कमरा नंबर 512। शाम को कुछ बिजनेस मीटिंग के बाद तीनों दोस्त रात का खाना खाकर सो जाते हैं। अब तक सब कुछ ठीक था।
रात 12:30 बजे गोरखपुर का होटल कृष्णा पैलेस। तीनों दोस्त गहरी नींद में थे। रात के करीब 12:30 बजे थे और तभी उनके कमरे की घंटी बजती है। हरदीप सिंह दरवाजा खोलते हैं। सामने वर्दीधारी 6 पुलिस वाले खड़े थे। इससे पहले कि हरदीप कुछ पूछ पाते, सभी 6 पुलिस वाले कमरे में दाखिल हो जाते हैं। मनीष गुप्ता और प्रदीप अब भी बेड पर सो रहे थे। इन 6 पुलिस वालों में से एक रामगढ़ ताल थाने का SHO JN सिंह भी था। वह हरदीप सिंह को कहता है कि उसे सूचना मिली है कि होटल में कुछ संदिग्ध लोग रुके हैं, लिहाजा तलाशी लेने आए हैं। शोर सुनकर अब तक मनीष और प्रदीप भी जाग चुके थे। पुलिस सभी से ID मांगती है। तीनों अपनी ID दे देते हैं। इसके बाद इनके सामान की तलाशी ली जाती है। वक्त काफी लग रहा था। नींद के झोंकों में अचानक मनीष पुलिस वालों से पूछ बैठते हैं, आखिर मामला क्या है? इतनी रात को वो उनके कमरे में क्या कर रहे हैं? परेशान मनीष इसके बाद अपने घर फोन कर देते हैं। फोन अपने भतीजे दुर्गेश गुप्ता को किया था। ये बातचीत फोन में रिकॉर्ड हो गई। इसलिए पहले मनीष गुप्ता की वो आखिरी बात सुनिए जो उसने उस वक्त की जब गोरखपुर पुलिस उसके कमरे में मौजूद थी। ये लोग आप क्या कर रहे हैं? ये लोग हम लोग सो रहे थे, अचानक से में आए हैं और सारी चीजें चालू चुप रहो यार। फोन रखने के बाद मनीष फिर से पुलिस वालों से पूछते हैं कि आखिर इतनी रात उन लोगों को क्यों तंग किया जा रहा है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि क्या हम लोग आतंकवादी हैं। मनीष के दोस्त हरदीप सिंह की माने तो मनीष के इतना कहते ही पुलिस वाले भड़क गए। मनीष के इतना भर कहने के बाद अचानक SHO और उनके साथी मनीष की पिटाई शुरू कर देते हैं। पहले हाथों से, फिर राइफल के बट से पूरी तरह से पिटाई से मनीष लहूलुहान हो जाते हैं। कमरे के फर्श पर खून फैल चुका था। मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है। प्लीज न्याय दिला दीजिए। आप देखिए बाकी सारी क्लिप कहीं खून नहीं है, वो खून से लथपथ थे। 2 दोस्तों ने भी बताया यहीं पे खून भरा हुआ था। होटल वालों ने सब साफ करवा दिया। प्लीज मदद करिए, मेरे पति को न्याय दिलाइए। पिटाई के बाद जब पुलिस वालों का जी नहीं भरा तो वो मनीष को घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गए। फिर उसे गाड़ी में डालकर सीधे अस्पताल ले गए क्योंकि पुलिस वालों को भी एहसास हो चुका था कि मनीष की हालत बिगड़ रही है। और फिर अस्पताल जाने के कुछ ही देर बाद मनीष ने दम तोड़ दिया। अब मनीष की मौत की खबर गोरखपुर से कानपुर तक पहुंची। परिवार दौड़ दौड़ कर गोरखपुर आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबके सामने थी। अब पुलिस वालों के हाथ पांव फूलते हैं और बला टालने के लिए वो आनन फानन में मनीष गुप्ता की लाश को गोरखपुर से कानपुर भेज देते हैं। और परिवार वालों की माने तो सबूत मिटाने की कोशिश भी होती है। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ रंजय सिंह और अभिषेक मिश्रा, कानपुर आज तक। कानपुर में मनीष गुप्ता की मौत पर कैसे शुरू हुई पॉलिटिक्स। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के तमाम नेता, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, यूपी की सियासत के ये सभी दिग्गज मनीष गुप्ता की मौत पर योगी सरकार को घेरने एक साथ उतर पड़े। अखिलेश यादव पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। प्रियंका गांधी ने फोन पर बात की और मायावती ने ट्वीट किया। और इसके बाद योगी आदित्यनाथ भी कानपुर में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच गए। अखिलेश ने पीड़ित परिवार को समाजवादी पार्टी की तरफ से 20 लाख रुपए की सहायता देने का ऐलान किया है। सरकार से हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में मामले की CBI जांच की मांग की है। साथ ही पीड़ित परिवार को 2 करोड़ की आर्थिक सहायता भी देने की मांग की है। इस मुद्दे में कांग्रेस भी कूद पड़ी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने फोन पर मनीष गुप्ता की पत्नी से बात की। इतनी राजनीति के बाद खुद CM योगी मनीष गुप्ता के परिवार से मिले और आश्वासन दिया कि परिवार को इंसाफ मिलेगा। उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया है, वो मुझे नौकरी भी देंगे, बच्चे के लिए कुछ योगदान भी करेंगे। साथ में अपनी ही ओर से उन्होंने मेरे केस को बहुत अच्छे से उन्होंने मेरे केस को समझा और एक परिवार की तरह, एक मुखिया की तरह उन्होंने बिल्कुल सही सारे निर्णय लिए हैं। उन्होंने खुद बहुत अच्छे से समझ के सारी बातें मानी। इस मामले में मायावती ने भी ट्वीट किया और कहा कि जिस तरह से दोषी पुलिस वालों को बचाने के लिए केस को दबाने की कोशिशें हो रही हैं, वो सरासर गलत है। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।